सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और इस सीरीज में जिसमें हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के सारी पिचेस को एनालाइज कर रहे हैं, इस सीरीज में आपका स्वागत है। कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है जहां पे मैंने एपिसोड नंबर 1 की पिच नंबर 1 दी ऑनेस्ट होम कंपनी को एनालाइज किया, उसको रिव्यू किया और उस पर अपना फीडबैक दिया। आज हम सेकंड पिच दी आदिल कादरी परफ्यूम्स को एनालाइज करने वाले हैं। तो पिच को प्रेजेंट किया खुद आदिल कादरी, जो कि फाउंडर ऑफ द कंपनी है। उन्होंने 1 करोड़ फॉर 0.5%, मतलब 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो अपनी कंपनी को प्रेजेंट किया, उन्होंने वहां पे लेके आए। ट्रूली स्पीकिंग फ्रॉम एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लोगो और ब्रांड नेम मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। लोगो वॉज गिविंग दैट प्रीमियम लुक जो वो चाहते थे, और ब्रांड नेम वॉज ऑल्सो अप टू द मार्क, क्योंकि कुछ फैंसी सा नाम रखते तो मे बी वो उतना वर्क करता है, नहीं करता। जब इन्होंने अपना ही नाम रख लिया है आदिल कादरी परफ्यूम्स, तो इनके जो ब्रांड इमेज रहेगी, इनकी जो पर्सनल ब्रांड इमेज रहेगी, उसका और बिजनेस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, जिसकी वजह से लोग इनके ब्रांड को ज़्यादा पहचानेंगे, से ज़्यादा रिलेट करेंगे। जो कि इन्होंने अपनी पिच में बताया भी कि ये 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स चलाते हैं। एक जो इनको ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कंपनी का है, जहाँ पे ये प्रीमियम एस्थेटिक मेंटेन करते हैं, और इनका जो पर्सनल अकाउंट है जहाँ से ये सारे एड्स और पेड मार्केटिंग रन करते हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर द आदिल कादरी परफ्यूम्स। पिच की तरफ बढ़ते हैं। पैकेजिंग और पोजीशनिंग जो इन्होंने अपनी रखने की कोशिश करी है एज अ स्टार्टअप। देखो, पैकेजिंग प्रीमियम लुक दे रहा था, फील दे रहा था, वाइब दे रहा था, वो बात बहुत सही लगी, तो उस पर भी इनको मिलता है एक टेक। पोजीशनिंग, इन्होंने अपनी ब्रांड इमेज बहुत क्लियर रखी कि हम एक प्रीमियम इतर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम इनकी यहाँ पोजीशनिंग के साथ है, क्योंकि प्रीमियम कहने का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो एक स्टार्टअप के लिए प्रीमियम कैटेगरी में जाना घुसना मेरे हिसाब से एक बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है। द रीजन भी, प्रीमियम कैटेगरी में घुसने या प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करने का मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या सेल कर रहे हो उसके कोई चीपर वर्जन भी अवेलेबल होना चाहिए। एप्पल इज अ प्रीमियम ब्रांड, राइट? जैगुआर, लैंड रोवर इज अ प्रीमियम ब्रांड। दे आर प्रीमियम बिकॉज उनके चीपर वर्जन अवेलेबल है। क्योंकि सैमसंग है इसलिए एप्पल प्रीमियम है। मान लो अगर सैमसंग है ही नहीं, ओप्पो वीवो है ही नहीं, तो एप्पल, फिर एप्पल वाले वो प्रीमियमनेस नहीं रहेगी ना एप्पल में। फिर तो सबके पास एप्पल ही है, तो व्हाट इज प्रीमियम इन दैट, राइट? तो प्रीमियम का मतलब क्या है कि आपके चीपर वर्जन भी अवेलेबल होने चाहिए। इतर इंडस्ट्री में जहां पे ये लोग हैं, दैट इज ऑलरेडी कॉस्टलियर देन परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। तो आई थिंक वहां पे एक चीपर सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है उतनी बखूबी से, और वहां पे ये जाके खुद को प्रीमियम के तौर पे प्लेस करते हैं। देखो, बुराई कुछ नहीं है, बट एज अ स्टार्टअप करना थोड़ा रिस्की रह सकता है। मैं बस ये कह रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि कोई कर नहीं सकता या हो नहीं सकता। सेकंड, प्रीमियम होने का मतलब क्या है? जब तक तुम उस एलीट क्लास को हिट नहीं कर देते, जब तक उन लोगों के अंदर, जो प्रीमियम लोग हैं, उनके अंदर तुम्हारी विजिबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक तुम्हें बिजनेस चलाने के लिए पैसा अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। क्योंकि कोई प्रोडक्ट, देखो, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग तो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए वो प्रोडक्ट है ही नहीं, उनके हिसाब से बहुत महंगा है। अपर मिडिल क्लास और प्रीमियम क्लास इंडिया में उतनी बड़ी मार्केट या उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, उनके बीच में पॉपुलर होने में टाइम लगेगा। तो आपके पास अच्छा खासा रनवे होना चाहिए स्टार्टअप का, जो मतलब आपकी जेब में पैसा होना चाहिए कि आप वहाँ तक जाओ। ऑल्सो प्रीमियम ब्रांड मोस्टली आप देखो तो बड़े बड़े शोरूम्स में अवेलेबल में होता है। फॉर आदिल कादरी परफ्यूम्स मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अगर वो अपने स्टोर्स फिजिकल लोकेशन में जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, उतनी उनकी ब्रांड को प्रीमियमनेस मिलेगी। जितना वो ऑफलाइन अवेलेबल होंगे एट प्रीमियम लोकेशंस, नॉट एवरीवेयर, उतना ही उनके ब्रांड को अच्छी उनकी अच्छी इमेज बिल्डिंग होगी। उन सब के लिए पैसा लगेगा, और एक स्टार्टअप को ये सारी चीजें करने में बहुत मुश्किल आ सकती है बॉस। हालांकि ऐसा नहीं है, 4 शार्क्स के मना करने के बावजूद विनीता ने इनको ऑफर दिया और इनकी डील भी क्लोज हुई। 4 शार्क्स ने क्यों मना किया आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। हम 4P एनालिसिस कर रहे हैं हर स्टार्टअप का। हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों चीज़ों पे देखेंगे, और मैं चारों चीज़ों में इनको 5 में से कुछ स्टार्स अलॉट करूंगा, और जिन भी स्टार्टअप के 12 से कम स्टार्स होंगे, दैट स्टार्टअप्स आर
लेस इन्वेस्टेबल, लेट मी यूज अ डिसेंट वर्ड, लेस इन्वेस्टेबल है। और 12 से ज़्यादा अगर किसी स्टार्टअप को स्टार्स मिलते हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो दैट स्टार्टअप इज एब्सोल्युटली इन्वेस्टेबल। और आप देखेंगे कि 12 से ज़्यादा स्टार्स में जिन भी स्टार्टअप्स को दे रहा हूँ उनको ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई डील मिली ही होगी। उसने एक्सेप्ट करी नहीं करी वो बात की बात है, बट डील जरूर जरूर मिली होगी। तो इस पिच पे भी हम बढ़ते हैं जो आदिल कादरी परफ्यूम्स की पिच थी। ये बंदा पहले एसईओ से रूबरू हुआ, वहां पे इसने जानकारी ली, फिर वो धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग पूरे समुद्र में गया, फिर वो ड्रॉप शिपिंग किया, उसने एफिलिएट मार्केटिंग किया, फिर इसके पापा का कुछ प्रायर एक्सपीरियंस था इधर की एक शॉप में वो काम करते थे, तो वहां से कुछ प्रॉब्लम्स इनको फेस हुई और उस प्रॉब्लम को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसको केटर करने के लिए, उसका सोल्यूशन देने के लिए इन्होंने अपनी आदिल कादरी परफ्यूम्स चालू किया। दिस वाज द बैकग्राउंड। 4P एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट P, द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का देखो, मेरे को इसमें ना थोड़ा लोचा लग रहा है। प्रोडक्ट लोचा लग रहा है, मतलब मेरे को उतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। एक तो इतर ब्रांड, मैं ये नहीं कह रहा आई डोंट के इतर बिक नहीं सकते हैं, ऑफकोर्स इतर बिक सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स के ज़माने में इतर की मार्केट उतनी बड़ी है नहीं। जैसे कि डील के बीच में भी बात हो रही थी कि लगभग 8-9 हज़ार करोड़ का मार्केट है पूरे फ्रेगनेंस मार्केट, उसमें से 10-20% इतर, वो भी हायर साइड। मतलब जब उनके पास कुछ और नहीं था तो अनुपम ने बोला कि चलो 10-20% मान लेते हैं। अब एक्चुअल मार्केट कितनी है वो मुझे नहीं पता, वैसे मेरे को लगता नहीं कि 10-20% तक जाएगी। आई थिंक 10 से 15 के बीच की वो मार्केट रही होगी इतर की। तो जैसे कि पॉइंट आउट किया था नमिता ने कि जो फ्रेगनेंस इनकी बहुत स्ट्रांग थी, तो जब उन्होंने पूछा कि क्या इसका कोई लाइटर वर्जन है कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। ये चीज़ दिखाती है कि इनके पास फ्रेगनेंस के बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं है, मतलब माइल्ड, सॉफ्ट, ठीक है, या हाई स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस, वो चीज़ ये लैक करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की कमी है। ट्रेडिशनल जो होते हैं ना इतर या फ्रेगनेंसेस, वो स्ट्रांग होते हैं। अब देखो मॉडर्न मार्केट क्या है, मॉडर्न परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स की मार्केट क्या है, मोस्टली कॉलेज गोअर्स, टीनेजर्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स इसको यूज करते हैं। अब दे डोंट वांट कि जब वो किसी मीटिंग में या अपने ऑफिस में एंटर करें तो भाई दूर से किसी को सूंघ के पता चल जाए कि कोई आया है। मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल भी उनको नहीं चाहिए। दे वांट समथिंग के खुशबू आए उनके अंदर से, तो इसलिए वो हल्का सा माइल्ड सा परफ्यूम लगा के जाते हैं, जस्ट फॉर कि अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा है। ये नहीं है कि मैं 100 लोगों के बंदों के कमरे में घुसा हूं तो आखिरी बैठे हुए बंदे को भी आ जाए खुशबू के भाई आज मैं कॉलेज कर रहा हूँ, ऑफिस में घुस आया हूँ। उतनी भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, तो इनके पास वेराइटी की कमी मुझे लगी। रेटिंग इन्होंने बताई 3.8 स्टार्स। देखो यार, 3.8 स्टार्स का कहीं ना कहीं तो ये मतलब है ही कि कुछ कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट से खुश नहीं हैं। किस वजह से, किस लिए नहीं, वो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। आई एम श्योर हम लोग, आप में से कोई भी जिसको ज़्यादा जानना होगा, वो अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट या जहाँ भी इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्रिटिकल रिव्यूज़ 1 या 2 स्टार रेटिंग जो भी इनको आ रही है वो क्यों आ रही है। देयर मे बी मल्टीपल रीजंस, मे बी प्रोडक्ट डिलीवर सही से नहीं हो रहा है, गलत प्रोडक्ट हो रहा है, या हो सकता है एक रीज़न यही हो कि फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हु नोज। बट 3.8 रेटिंग इज आई वुड से बहुत खास रेटिंग नहीं है। दूसरा, इन्होंने बोला कि इनके 95% ऑफ द कस्टमर्स, मैं लिख लेता हूँ, मैंने शायद नंबर यहाँ नहीं लिखा है, तो इनके 95% ऑफ द कस्टमर्स जो है वो मेल कस्टमर्स हैं। फ्रेगनेंस मार्केट, परफ्यूम्स डिओड्रेंट मार्केट फीमेल डोमिनेटेड मार्केट है, उसमें 95% मेल कैटेगरी बनाना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेल ब्रांड, मेल फ्रेगनेंस का ब्रांड बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैं फ्रेगनेंस में बार बार शब्द इसलिए यूज करें क्योंकि ये आए तो इतर के साथ थे, बट इन्होंने रिसेंटली अपने परफ्यूम्स भी, जैसे इन्होंने कहा, वो लॉन्च किए। तो मेल डोमिनेटेड मार्केट, इनके पास 95% मेल कस्टमर्स हैं, तो शायद ये मेल फ्रेगनेंस ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन, एक तो फ्रेगनेंस के मार्केट से तुम छोटे होके इतर के मार्केट में आ गए, उसमें भी तुम सिर्फ प्रीमियम मार्केट में आ गए, और उस प्रीमियम में भी तुम सिर्फ मेल में रह गए हो, तो इनका ओवरऑल मार्केट साइज ही बहुत छोटा हो गया, वो ओवरऑल कस्टमर बेस ही बहुत छोटा हो गया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल है इनके लिए आगे जाके स्केल करना, बड़ा करना, मे बी इस रीजन से
4 आउट ऑफ द 5 स्टार्स ने इन्वेस्ट करने से मना ही कर दिया। रेवेन्यू जैसे जैसे इनका बढ़ रहा था, जो जो इन्होंने फिगर्स बताई, उसके साथ साथ इनका इबिट्टा गिर रहा था। इबिट्टा इज वन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह, वो सारी जो चीज़ें होती हैं उससे पहले की अर्निंग्स। जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा था वो अर्निंग्स गिर रही थी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट गिर रही थी। तो आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स नहीं हो रहा होगा फिर, तो उस पर जो लॉस हो रहा था वो बढ़ता जा रहा था। एक स्टार्टअप के लिए प्रीमियम मार्केट में घुसना, वो भी इतनी छोटी मार्केट साइज के साथ, और उसमें भी तुम अपना लॉस बढ़ाते जा रहे हो, रेवेन्यू इंक्रीज के साथ साथ लॉस बढ़ाते जा रहे हो। मेरे को नहीं पता है किस स्ट्रैटेजी से, किस ऑपरेशन से, क्यों, मतलब क्या सोच के आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने बोला कि हम डेट लेते हैं, हम इक्विटी नहीं देते हैं। चलो डेट ले लिया, पर डेट का इंटरेस्ट, डेट की अपनी भी एक कॉस्ट ऑफ डेट होती है, इंटरेस्ट का खर्चा होता है। इंटरेस्ट भी कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाए ना तुम्हें इंटरेस्ट पे करने में, तो वो खुद लोन अमाउंट से ज़्यादा या उसके बराबर आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ डेट अपने आप में एक बहुत बड़ी डेट है यार। और ईएमएस ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं उनके पास, जिससे भी डेट ले रखी होगी उनके पास इनकी रिपोर्ट पहुंच सबमिट इनको करनी पड़ती होगी कि इनके फाइनेंशियल्स क्या हैं क्या नहीं है। उन्हें पता चल गया होगा कि जी इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है पर इनका प्रॉफिट गिर रहा है, लॉसेस में जा रही है कंपनी। उनका प्रेशर बनेगा कि हमारा डेट जी वापस करो, कुछ भी करो, गिरवी रखो कोई चीज़, जो भी करना है करो, एसेट बेचो, करो, हमारा डेट वापस करो। इनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड पे मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए मैं इनको दे रहा हूँ 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस में मैं इनको 3 आउट ऑफ 5 दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो इसीलिए क्योंकि एक, इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा क्लियरली कोट नहीं किया अपनी पिच में, इसलिए मैंने इनका स्टार काट लिया। दूसरा, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, जीपीए गिर रहा है, प्लस 70% जीपी का प्रॉफिट है, 70% ग्रॉस मार्जिन का इनका जो है वो बिजनेस है, धंधा है। उसके बावजूद भी इनका EBITDA 2-3% रह रहा है। इनकी ऑपरेशंस और मैनेजमेंट कॉस्ट सबसे ज़्यादा आ रही है। जैसे जैसे इनका कैश कम होता जा रहा है, मतलब इनके पास कैश कम होता जा रहा है और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म गोल इनके पास कोई क्लियर नहीं है। ये लोग डेट को रीपे करने के लिए डेट ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। प्राइस के साथ तो लोचा है बॉस, फिर वो प्राइस चाहे शेयर होल्डर्स के साथ हो, फिर वो प्राइस चाहे कस्टमर के रिलेशन में हो, पर प्राइस के साथ तो लोचा है। इतनी सारी दिक्कतें इनके बिजनेस में चल रही हैं प्राइस के मामले में, फिर भी मैंने इनको 3 स्टार जेनरस होके दे दिए। आप चाहो तो इसको 3 से 2 भी कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगले पी पे पहुंचते हैं, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन में मैंने इनको दिए हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। क्यों? क्योंकि एक तो जैसे इन्होंने बताया, ये 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, एक अपना और एक कंपनी का अकाउंट इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एस्थेटिकली मेंटेन किया हुआ है। वो ज़रूरी भी है अगर आप अपने ब्रांड को एक प्रीमियम ब्रांड बनाना दिखाना चाहते हो तो उसलिए 1 स्टार। दूसरा स्टार कि उन्होंने अपना चैनल, पर्सनल चैनल अलग रखा है फॉर दिस थॉट। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। आदिल कादरी ही इनका नाम है और आदिल कादरी परफ्यूम्स ही इनकी कंपनी का नाम है, इनके ब्रांड का नाम है, तो दोनों कनेक्टेड हैं, उसके लिए भी वो ज़रूरी है। 1 स्टार उसके बाद दूसरी साइज के लिए क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो करी है भाई। सारे एड्स ये अपने पर्सनल अकाउंट से बिल्ड करते हैं। इन्होंने लॉयल कस्टमर बेस बनाया है, जो कि शायद क्योंकि इनके दोनों ब्रांड्स कनेक्टेड हैं, इनका पर्सनल ब्रांडिंग और इनका बिजनेस की ब्रांडिंग दोनों कनेक्टेड है, तो ट्रस्ट लेवल भी हाई होगा इनके कस्टमर्स का। तो 1 स्टार उसके लिए कल्ट फॉलोइंग बनाने के लिए एज ए स्टार्टअप। तो प्रमोशन के नाम पे ये बस इतना ही कर रहे हैं कि इन्होंने पेड मार्केटिंग का ऐड किया, क्योंकि एसईओ वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे हैं, तो पेड मार्केटिंग ये करते होंगे। और शायद इसी वजह से ये जितने ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं उतना ज़्यादा इनका कॉस्ट बढ़ रही है, मार्केटिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए इनका EBITDA गिर रहा है। प्रोडक्ट में मेरे को इनके दम लग नहीं रहा है, इसलिए इनके रिपीट रेट का इन्होंने कहीं बात करी नहीं है। रिपीट कस्टमर इनका कम होगा। ऑल्सो 3.8 की रेटिंग इनको मिली हुई है, तो मार्केटिंग करके एक बार तो कस्टमर आ रहा है, लेकिन वो
बार बार नहीं आ रहा है, वो कस्टमर रिपीट बेसिस पे नहीं आ रहा है, वो कस्टमर लॉयल नहीं बन रहा है, मे बी शायद कहीं प्रोडक्ट में या कहीं कुछ दिक्कत है, कहीं तो दिक्कत है, आई डोंट नो व्हाट, उसके लिए तो शायद और डीप में उतरना पड़ेगा, बट कहीं तो दिक्कत है। तो प्रमोशन तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट में इनकी कमी है। एंड अ गुड मार्केटिंग, आई मीन अ ग्रेट, मैं कैसे समझाऊं, आपका प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है ना, तो आप कितनी भी अच्छी टीम रख लो, आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, वो नहीं चलने वाला। तो प्लीज वो बात समझो। दूसरा, मैं अगले पी पे आ रहा हूँ, दैट इज प्लेस। प्लेस में मैंने इनको 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं। प्लेस की बात करूँ तो ये 95% ऑनलाइन एंड ओनली 5% ऑफलाइन कर रहे हैं। मेरे को लगता है वहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ पार्टनरशिप्स, कुछ एसोसिएशंस ये ऐसे बिल्ड करें ताकि वो शोरूम्स जहां पे ऑलरेडी प्रीमियम सामान मिलता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मेरे को पता ये नहीं हो सकता, बट फिर भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि मान लो एप्पल वालों से उन्होंने बात कर ली है, और इंडिया में जो भी एप्पल के 2 शोरूम, एक शायद मुंबई और एक दिल्ली में खुले हैं, तो जो भी एप्पल के शोरूम खुले हैं वहाँ पे इनको एक कॉर्नर मिल जाए, वहाँ पे जाके अपने परफ्यूम्स को लगा दें तो बड़ा मजे की बात आ जाएगी। या जितने लुई विटॉन के या जैसे महंगे कपड़ों के ब्रांड्स के जो हैं, वहाँ पे इनका परफ्यूम्स इत्र बहुत अच्छा बिक सकता है। या कोई प्रीमियम गाड़ी के शोरूम्स में इनको जगह मिल जाए, तो कहीं भी अगर ये एसोसिएशंस और पार्टनरशिप्स करके अगर ये आगे बढ़े ऑफलाइन मीडियम में, तो शायद वो इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अपनी ऑफलाइन सेल बढ़ाने के लिए। वहां से एक देखो, दूसरा क्या है ना, परफ्यूम्स और इतर लोग लगा के, सूंघ के एक्सपीरियंस बाइंग करते हैं, ऑनलाइन में वो नहीं हो सकता है, इसलिए शायद प्रोडक्ट से कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है बायर्स के द्वारा, और वो जब ये डिलीवर करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, बदले में इनको 3.8 की एवरेज रेटिंग मिलती है। तो प्रमोशन में कहीं ना कहीं मेरे को कमी लग रही है। दूसरा, इन्होंने बोला कि इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज जस्ट 800 रुपीज। तो मेरी बात समझो, लोग मैक्सिमम 1 या 2 इत्र की बॉटल्स खरीद लेते होंगे। आप परफ्यूम डिओड्रेंट्स की बोतल भी खरीदते हो तो एक बोतल या एक बारी में मैक्सिमम 2-3 बोतल खरीद लेते होंगे। अगर इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू ही 800 रुपये है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकी एक बोतल 500-600 के आसपास की होगी। अब 500-600 की इत्र की बोतल सबसे पहले तो प्रीमियम क्वालिटी में मेरे हिसाब से नहीं आती है, क्योंकि आप देखो कि नॉर्मल परफ्यूम या डिओड्रेंट ही 200 रुपए की बोतलें आती हैं, 200 रुपए तक की नॉर्मल डिओड्रेंट की बोतल आती है। इत्र अपने आप में एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो उसकी स्टार्टिंग ही 500-600 से होनी चाहिए, और उसमें भी ये प्रीमियम ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है इनका बोतल का प्राइस कम से कम कुछ नहीं तो 1000 रुपए की एक बोतल तो इनकी होनी ही चाहिए, तभी ये खुद को प्रीमियम इत्र ब्रांड बोल सकते हैं। अच्छा, अब इन चाहते तो इत्र की प्रीमियम ब्रांड बनना है, पर इन्होंने अपनी प्राइसिंग वैसे नहीं रखी, इन्होंने अपनी इमेज वैसे नहीं बनाई है, जिसकी वजह से इनकी एओवी जो है वो सिर्फ 800 रुपए की है, और फिजिकल स्टोर्स में ये अवेलेबल है नहीं, 95% ऑनलाइन चल रहा है। तो इसलिए प्लेस में भी मैंने इनको 5 में से 3 स्टार्स ही दिए हैं। तो इनका टोटल स्कोर मैं बताऊं तो 20 में से 10 या 11 नंबर, जो भी, अब अगर प्राइस में आपने इन्हें 2 दिए, मैंने तो वैसे 3 दे दिए थे, पर चलो कोई बात नहीं, 2 दे देते हैं, 2 दे दिए, तो 10 या 11 इनके एवरेज इनके टोटल स्कोर बन रहा है आउट ऑफ 20। अब 12 से तो नीचे है, तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द शार्क्स को तो रिजेक्ट करना ही था। बिजनेस इन्वेस्टेबल तो नहीं है, हाँ चलाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, बेटर बनाया जा सकता है, अगले साल शायद दोबारा से कम बैक करें तो अच्छा बिजनेस बना के आए, पर इस टाइम पे इन्वेस्टेबल तो नहीं था, तो इसलिए 4 शार्क्स ने मना कर दिया, और केवल एक विनीता जी ने ऑफर दिया, उनका ऑफर एक्सेप्ट हो गया। इस तरीके से हमने इनकी पूरी पिच आदिल कादरी जी की रिव्यू करी, समझी, एनालिसिस करा, इसका फीडबैक मैंने आपको दिया, आगे क्या होने वाला वो किया, और ऐसे ही मैं इस सीजन के बाकी सारी पिचेस भी एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारी पिचेस भी रिव्यू करूंगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा हो रहा होगा, क्या बुरा हो रहा होगा, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। सो स्टे ग्लूड, स्टे टिल द एंड ऑफ द सीरीज एंड यू विल enjoy. That's my promise. That's all for today. Thank you and have a nice day.